श्रद्धेय मंच और मेरे समक्ष उपस्थित सभी महानुभाव, अभी जो विजेता जी ने बताया वो हम सबके साथ रेजोनेट हुआ। एक्चुअली हमने बचपन से क्या सुना था, अगर आपको ध्यान हो ना, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। बचपन से हम सुनते आ रहे थे और हम सोचते थे हम भारत के लोग हैं, कश्मीर तो हमारा ही है। और नहीं जानते थे 370 क्या है, नहीं जानते थे 35A क्या है, वो तो बहुत बाद में सुना हमने, पर हमें मालूम था कि कश्मीर है ही तो हमारा ही है, जहां मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया है। जब हम बड़े हुए तो वकालत में आए, जब अपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ते थे, एविडेंस एक्ट पढ़ते थे, इंडियन पीनल कोड पढ़ते थे, वहां पहली लाइन हमेशा लिखी होती थी, वो थी कि दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। देखकर खून खौल उठता था कि जम्मू और कश्मीर क्या भारत का हिस्सा नहीं है? हमारे भारत का कानून और संविधान उस पर लागू क्यों नहीं होता? पर किसी के पास उसका उत्तर नहीं था। इट वॉज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और बड़े हुए तो ध्यान आया कि इसकी तह तक जाना चाहिए, और जब तह तक गए तो ध्यान आया कि जो लाइन आती है कि दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, वो इसलिए है क्योंकि धारा 370 है और 35A है। अब थोड़ा बैकग्राउंड चेक करते हैं, इंसान का भी करते हैं, पॉलिटिशियंस का भी करते हैं, आर्टिकल्स का भी किया जाता है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक किया कि धारा 370 बला आई कहां से। तो क्या गाना है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ऐसी ही दोस्ती थी नेहरू जी की और शेख अब्दुल्ला साहब की। जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने और शेख अब्दुल्ला साहब वो चाहते थे मैं कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बनूं। यहां एक दोस्त प्रधानमंत्री, यहां दूसरा दोस्त प्रधानमंत्री, और भारत का कोई भी कानून अगर जम्मू कश्मीर में लागू होना है तो बिना मेरी परमिशन के लागू नहीं होना चाहिए। अब प्रपोजल लेकर गए वो नेहरू जी के पास। नेहरू जी ने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकता हूं, आप जाकर अंबेडकर जी से मिल लीजिए। शेख अब्दुल्ला जी गए अंबेडकर जी से मिलने के लिए। अंबेडकर जी ने कहा क्या प्रपोजल है? उन्हें बताया कि ये मेरा प्रपोजल है कि ऐसा एक आर्टिकल आना चाहिए कि भारत का संविधान, उसके सारे प्रपोजल्स जम्मू कश्मीर पर तब लागू होंगे जब हम हां बोलेंगे। और तब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा वो सब हम सबको जानने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला साहब, तुम चाहते हो कि हिंदुस्तान तुम्हारी सीमाओं की सुरक्षा करे, तुम चाहते हो कि हिंदुस्तान कश्मीर में सड़क बनाए, वहां खाना पहुंचाए, कश्मीरियों को सभी अधिकार दे, परंतु हिंदुस्तान के लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार ना रहे। यह देशद्रोह है और मैं भारत का कानून मंत्री ऐसा कभी कर नहीं सकता। तकासा मुंह लेकर शेख अब्दुल्ला जी वापस आ गए। उसके बाद नेहरू जी ने गोपाल स्वामी अयंगर को यह जिम्मेदारी दी कि धारा 370, जो असल में अनुच्छेद 370 है पर हम लोग उसको धारा 370 बोलते हैं, इसको लागू करवाओ। वो विदेश चले गए एज यूजुअल। आखिरी दिन संविधान सभा के आर्टिकल 370 को संविधान सभा में इंट्रोड्यूस किया गया, जल्दबाजी में पास करा लिया गया और लागू कर दिया गया। क्या है आर्टिकल 370? इतना सुनते हैं हम, पूरी किताब आपने लिखी है 330 पेज की, इसमें 25 चैप्टर्स हैं, 3 जबरदस्त सेक्शंस हैं, कल, आज और कल, और इतने कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं और जबरदस्त। ये सब पॉइंट्स आपको इस किताब में मिलेंगे। इसमें क्या है धारा 370? तो कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 21 है। इट्स अ टेम्पररी प्रोविजन। टेम्पररी मतलब इट्स मोर देन 70 years now, इट वाज स्टिल टेम्पररी। तो इस चैप्टर को अगर कहना हो कि धारा 370 क्या है, तो भारत की संसद संविधान के सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं कर सकती। भारत के राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर विधानसभा से परामर्श लेकर ही भारत के संविधान के प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पूछकर
उसकी रिकमेंडेशंस पर ही आर्टिकल 370 को समाप्त कर सकता है। एक लाइन में जम्मू कश्मीर पर कोई भी कानून या पूरा संविधान लागू करना होगा जब तक जम्मू कश्मीर की असेंबली यस नहीं बोलेगी, भारत का कानून और संविधान वहां लागू नहीं हो सकता। विरोध हुआ, जबरदस्त विरोध हुआ, आपको सुशील जी बताएंगे। जबरदस्त विरोध हुआ, प्रजा परिषद ने विरोध किया, उनको मारा गया, जेलों में डाल दिया गया, यातनाएं दी गई, और जब इलेक्शन हुए, इलेक्शंस को रिग किया गया, प्रजा परिषद के 65 में से 41 नॉमिनेशंस को रद्द कर दिया गया। डेमोक्रेसी की हत्या की गई। शेख अब्दुल्ला जी के इशारे पर सब हुआ, नेहरू जी और हिंदुस्तान चुप रहा। नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती परवान चढ़ी। आर्टिकल 35A आया। क्या बला है ये, अब तक कभी सुना नहीं था, बचपन से सुनते थे धारा 370 हटाएंगे। ये आर्टिकल 35A क्या है? डेविल लाइज इन द डिटेल्स। सब कुछ तो आर्टिकल 35A के अंदर है, 370 में कुछ था ही नहीं। 35A क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ये सब इस किताब में है। एंड आई मस्ट सैल्यूट विजेता जी, व्हाट अ बुक, व्हाट अ बुक, एंड व्हाट अ बुक बाय ऑल द कंट्रीब्यूटर्स। आर्टिकल 35A कहता है जम्मू कश्मीर की सरकार तय करेगी कौन जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट होगा। यानी जम्मू कश्मीर की सरकार तय करेगी कौन जम्मू कश्मीर का स्थायी नागरिक होगा। आप जिंदा तभी रह सकते हैं जब स्थायी नागरिक बने। मैं बताती हूं कैसे। आप एम्पावर्ड तब होंगे जब स्थायी नागरिक बने। आप सांस तब ले सकते हैं जब स्थायी नागरिक यानी परमानेंट रेजिडेंट बने। फिर केवल और केवल स्थायी जो नागरिक होगा उसी को गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन में स्कॉलरशिप मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगी, इंप्लॉयमेंट मिलेगा, जमीन वही खरीद सकता है, वोट वही डाल सकता है, चुनाव वही लड़ सकता है जो जम्मू कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट होगा। और ये परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट कौन देगा? ये वहां की जम्मू कश्मीर की सरकार तय करेगी। ये लॉ कब लेकर आए? 14 मई 1954 को ये ऑर्डर लाया गया और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया गया। लागू कब से होगा? 1944 से। 1954 में ऑर्डर आ रहा है, 35A आर्टिकल लाया जा रहा है, 10 साल पुराना। 1944 से लागू क्यों होगा? इसीलिए कि जो हिंदू पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहां जम्मू कश्मीर में आकर बस गए हैं उनको स्थायी नागरिकता नहीं मिलेगी, और जो मुस्लिम भाई यहां जम्मू कश्मीर से जाकर पाकिस्तान चले गए थे उन सबको स्थायी नागरिकता मिलेगी। दिस वॉज द फ्रॉड प्लेड ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद द इंडियंस। अब संविधान में बदलाव कैसे लाया जाता है? फुल स्टॉप कॉमा भी अगर आपको संविधान में चेंज करना पड़ता है तो आर्टिकल 368 है, जिसके तहत आपको संविधान में अमेंडमेंट यानी संशोधन करना पड़ता है। आपको उसको संसद में रखना पड़ता है, उसको पास करवाना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं प्रैक्टिस करी हूं कितने सालों से, मैंने आज तक कॉन्स्टिट्यूशन की किसी किताब में आर्टिकल 35A देखा नहीं, वो है ही नहीं। ये आर्टिकल जिसने जम्मू कश्मीर की धारा को परिवर्तित करके रख दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में है ही नहीं। ये किसी असेंबली के किसी एक पार्लियामेंट के आगे रखा नहीं गया, पास नहीं करवाया गया। दोस्ती के नाम पर इस ऑर्डर को अलमारी के अंदर रख दिया गया नेहरू जी की। वो अलमारी में ही बंद बंद लागू हो गया। सच वॉज द फ्रॉड प्लेड ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 35A हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन एट ऑल। आर्टिकल 35A हिंदुस्तान विरोधी है। आर्टिकल 35A महिला विरोधी है। जम्मू कश्मीर की महिला अगर उनका बच्चा होगा, अगर वो कहीं और हिंदू कश्मीर से जम्मू से बाहर शादी करेंगे, उनका अगर बच्चा होगा, वो बच्चे को जॉब नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, वोट नहीं डाल सकता, जमीन नहीं खरीद सकता। हिंदुस्तान के लोग जो जम्मू कश्मीर में परमानेंटली रह भी रहे हैं, वो वहां जमीन नहीं खरीद सकते, एजुकेशन नहीं मिल सकती, जॉब नहीं ले सकते, वोट नहीं डाल सकते। दलित समाज के लोग, कितनी बात होती है ना पिछड़े वर्ग के लिए, किसने आवाज उठाई क्या?
दलित समाज के लोग 1954 में जब जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हो गई थी तो पंजाब से सैकड़ों लोग दलित समाज के जाकर जम्मू कश्मीर में रुक गए थे। उन्हें कहा गया था आपको हम परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दे देंगे, पीआरसी दे देंगे, आपकी सर्विस कंडीशन में संशोधन कर देंगे, आइए और यहां पर सफाई का काम कीजिए। आज तक 1954 से आगे तक आज तक उनको वहां पर पीआरसी नहीं दिया गया। यानी उनका जो बच्चा है वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, पर अगर जम्मू कश्मीर में उसको नौकरी करनी है सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये है आर्टिकल 35A। और हिंदू जो पाक से विस्थापित होकर भारत के जम्मू और कश्मीर में आकर बस गए थे उनको आज तक परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं मिला। बुद्धिस्ट जो गोरखे रंजीत सिंह की आर्मी के साथ 100 साल से अधिक जम्मू कश्मीर में रह रहे थे वो वहां के स्थायी नागरिक नहीं थे। किसी को नहीं पता 35A क्या है, किसी को नहीं पता था जब तक यहां नेशन लवर्स की टीम ने तय नहीं किया कि हम ढूंढेंगे कि 370 के पीछे की आत्मा क्या है। ये तो स्केलेटन है, इसकी आत्मा क्या है, ये फ्रॉड कर रही है, तब ध्यान में आया। तो 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना और संविधान के सेक्शन 3 ने क्लियरली कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। जो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय था वो कंप्लीट था, टोटल था, नो कंडीशन वाज अटैच्ड। ये सब बातें छुपाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट ने मदद की और क्या की कि जब जब ऐसा केस जो इनडायरेक्टली पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एसबीआई वर्सेस संतोष कुमार गुप्ता केस, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा सोवरेनिटी लाइज विद इंडिया, प्रभु सत्ता भारत के पास है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, भारत का संविधान सर्वोपरि है। पर जब जब कश्मीर के जम्मू के लोग वहां गए सुप्रीम कोर्ट से नॉक करने के लिए, हमारी सुन लो, हम आज तक यहाँ पर स्थायी नागरिक नहीं है, हमारा जेनोसाइड हो रहा है, वो कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, टाइम हैज elapsed, द डिले कैन नॉट बी कंडोन्ड। वो सुशील जी अपनी बात में पूरी बात बताएंगे। तो आखिर में बात बात समाप्त करूंगी। फिर देश पूछता है ना कि एक संविधान, एक प्रधान, एक निशान जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं रहा। 70 सालों से कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया। वे ध्यान है आर्मी पर पत्थर पड़ते रहते थे और पत्थरबाजों को कह दिया जाता था ये तो स्कूल टीचर के बच्चे हैं, ये तो गरीब है, ये तो भटके हुए लोग हैं। मुफ्ती और अब्दुल्ला जी के परिवारों से बातचीत होती थी, अलगाववादियों को गले लगाते थे। कारण क्या था? वोट बैंक पॉलिटिक्स। और सरकारों में दम नहीं था। ये आपके और हमारे कारण से, ये सोशल मीडिया की पावर के कारण से और एक राष्ट्रभक्त सरकार जो सेंटर में आई है उसके कारण से ये दुनिया ने दम देखा 5 अगस्त 2019 को, जब वहां से अनाउंस किया गया कि आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A हैज बीन रिमूव्ड, हटा दिया गया। भारत का हर कानून अब जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। जम्मू कश्मीर की सारी पावर्स गवर्नर के हाथ में होंगी। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसकी अपनी विधानसभा होगी। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया बिना विधानसभा के, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन कम है। आज की डेट में राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये सारे के सारे एक्ट जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे जो आज तक लागू नहीं हो रहे थे। पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं हो रहा था, पंचायती राज सिस्टम अब जम्मू कश्मीर पर लागू हो गया है। तो जम्मू खुश है, लद्दाख खुश है, कश्मीर का आम नागरिक खुश है। क्यों खुश है? डेवलपमेंट तो अब होगी। आप डल झील में जाकर देखते हैं, सफाई हुए से अरसा हो चुका था। आप वहां पर इतने सुंदर कश्मीर की वादियों में जाते, ऐसा लगता है डेवलपमेंट के नाम पे डी भी नहीं है यहाँ पर। हम तो जब 2019 के बाद ये सब हटा, 370 हटा, हमारी पूरी टीम गई, एक टीम गई, 5 प्रोफेसर थी जम्मू, ये रही जम्मू गई,
ले गए थे, लद्दाख गए थे। एक टीम गई जम्मू, एक टीम गई कश्मीर, एक टीम गई लद्दाख। और वहां जो सड़कों पर लोग कह रहे थे ना, हम कहते कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा इसके अगेंस्ट में, सड़कों पर लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ आपने मुफ्तीज को, अब्दुल्लास को आपने नजरबंद करके रखा, क्योंकि उन्होंने हमारे बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए थे और इनके बच्चे बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे। इतना विरोध देखा नमिता जी, इतना विरोध देखा हमने इनका। तो आज डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जम्मू कश्मीर में रह सकते हैं, एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल्स खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, फैक्ट्रीज खुलेंगी, इंडस्ट्रीज खुलेंगी, डेवलपमेंट वहां पर आएगा। अब असल में साबित हुआ है कि केवल कागजों पे नहीं, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। तो इसीलिए पाकिस्तान दुखी है, बहुत से कारणों से दुखी है, आज भी दुखी है। इसलिए बहुत सारी जगह पर जब वो इट कुडंट फैन फैक्शनलिज्म एंड टेररिज्म, तो आज वो कटिंग साउथ की बात कर रहे हैं उनके लोग। खैर वहां भी भारत ने जवाब दिया है ना, हमेशा भारत कहता है कि शाख से टूटे हुए पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कहो अपनी औकात में रहे। तो तीन बातें थी ना, धारा 370 हटेगा, हट गया। राम मंदिर में वापिस स्वाभिमान हमारा लौटेगा। अकेली ये कौम है जो 500 सालों तक लड़ के अपने मंदिर को वापस ले पाई है। और तीसरा क्या था हमारा, जो था यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो तो आया तो कोई चूं भी नहीं हुई, ऐसे आराम से आ गया। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप सबकी शक्ति के कारण, समाज की शक्ति के कारण और शासन की शक्ति के कारण सफलताएं आएंगी, असफलताएं आएंगी, पर हम आगे बढ़ने ही वाले हैं। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, आप सब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much for your thoughts, ma'am. I would now like to request combat veteran Major General Dr. G.D. Bakshi ji on the dais to address the audience, please. Major General G.D. Bakshi. Thank you so much for inviting me to this excellent session. Let me start on a personal note. I was born in Jammu, that city of temples, glorious city of temples. My father, the late Dr. S.P. Bakshi, was the chief education officer of the Maharaja Hari Singh's state forces. He was personal tutor to Yuvraj Karan Singh and a Darbari in the court of Maharaja Hari Singh. I have deep roots in that state. The J&K state forces were integrated en bloc into the Indian Army as a separate regiment. No other regiment, no other princely state forces, got a separate regiment. They were absorbed in the existing regiments. Jaisalmer, Rasana, Rajputana Rifles, Rajput Regiment, Travancore with Madras Regiment, etc. The only state forces that were absorbed en bloc were the J&K state forces, which then became the regiment of the Jammu and Kashmir Rifles. My elder brother he joined the army, and then he asked his dad, what regiment should I opt for? He said, you got doubts? you will opt for the Jammu and Kashmir Rifles. So he joined the 11th Battalion Jammu and Kashmir Rifles. He was martyred in 1965, blasted to bits by an M16 mine. We didn't get this piece of him. 2 years later, I was in the National Defense Academy. And when my turn came, and I asked Dad, which regiment should you want me to opt for? He said, you still have doubts? So I joined the 6th Battalion Jammu and Kashmir Rifles. I commanded that battalion in action in Kargil. I have the distinction of being, even in my batch, which is the batch of 71, one of the most, combat tested, I would say,
I have fought in the 71 war. I fought in Punjab, counter-terrorist operations. I was commanding a Khalsa company against the Khalistani terrorists, and that was 85, 1 year after Blue Star. So initially I used to sleep with my Sten under my pillow because I was not sure if my boys were so inflamed they would come at night and just make me history. So but then I found that those boys, when it as we bonded, those were the boys who gave me the maximum loyalty that I have ever received from any set of boys. Ladies and gentlemen, I have served in, like I said, I fought in Kargil, I fought in Kishtwar, and I fought in Rajouri and Poonch. Now you've all seen that wonderful film, that long overdue film, Kashmir Files. Today I'm going to talk to you about Kishtwar Files because that is what my chapter is about. I was there in the Military Operations Directorate when the exodus of our Kashmiri Pandit brothers and sisters started. Ethnic cleansing with a capital E, right? Ethnic cleansing with a capital E, 5 lakh citizens of Jammu and Kashmir uprooted from there, and most of them still rotting in the refugee camps of Jammu and in Delhi. Still rotting, right? It hurts. Somewhere deep down, it hurts. When I took command of my sector, 9th Sector Rashtriya Rifles in Kishtwar, that was supposed to be the toughest area, and that was supposed to be the most notorious area when I took charge because we were on the receiving end. And it is one of the most mountainous sectors in the whole of J&K. The valley is flat, but there you had to chase the terrorists. From 7,000 you had to climb to 14, 15,000 and then another down to 7 and then up again. So that was the type of operations. So I was asked to address a meeting of the prominent citizens. You had to do it once a month as the sector commander. So when I got the so-called creme de la cream of Kishtwar, so I told them, साहिबान आपको एक गलत फहमी है कि आप एक दिन उठेंगे और हिंदुस्तान की फौज भाप की तरह यहां से उड़ के चली गई होगी। मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, आज से 10,000 साल बाद भी हिंदुस्तान की फौज यहां होगी और कश्मीर पे हिंदुस्तान का परचम होगा। The earlier you adjust to this reality, उतनी कम तकलीफ आपको होगी। ठीक है साहब, आप 2 नाव में पांव रखेंगे, जितनी वो नाव दूर जाएगी तकलीफ आपकी बढ़ेगी और गलत जगह बढ़ेगी। ठीक है साहब, तो ये मैंने बड़ा क्लियर कर दिया वहां पे कि ये मैंने अभी चार्ज लिया है, आगे क्या होने वाला है आपको पता चल जाए। मैंने अपने लड़कों को बोला कि बेटा आप किसी प्यादे को मार के टाइम वेस्ट नहीं करो। मेरे को नंबर्स गेम नहीं चाहिए कि हमने साहब 300 मार दिए, 400 मार दिए। अरे प्यादे मारे ना, वो प्यादे 2 दिन में दूसरा प्यादा पैदा हो जाता है। वो बच्चों को क्रिकेट खिलाते थे, हाँ, तो फिर बोलते थे मजा आया क्रिकेट खेल के, अरे इससे अच्छी खेल खिलाएंगे, ये देखो राइफल। नो, अ लिटिल किड, मैं भी इसी तरह फौज में गया था, टॉय पिस्टल से खेलता था और फिर हम फ्रॉम देयर tin pistols we go on to wearing the military helmets. So इस तरह वो बच्चों को ले जाते थे और मैंने 15-14 साल के बच्चे देखे हैं AK-47 के साथ। It is a crime against humanity, child warriors, child terrorists. But वो जाते थे, and what else was done to them, I will not, because there are ladies around, I will not dilate much upon that. But मैंने बोला go for the top leadership. I want the तहसील कमांडर, द डिस्ट्रिक्ट कमांडर, द डिविजनल कमांडर, ये टॉप लीडर है। मेरे को लीडरशिप को, कमांड एंड कंट्रोल एट्रिशन, आई वांट टू फिनिश दम। तो साहब मेरे लड़के लग गए और मार के उन्होंने कुछ 6 महीने के अंदर 37 टॉप कमांडर वहां के उड़ा दिए थे। मेरे को धमकी आई, बख्शी साहब तेरे को देख लेंगे। मेरे को सोर्सेज के थ्रू धमकी भेजी गई, बख्शी साहब तेरे को देख लेंगे। So I called my deputy, मैंने कहा ये खुसट बोल रहे हैं कि वो मेरे को देख लेंगे। So it's very good, हम इनको ढूंढते रहते थे, मिलते नहीं थे, भागते थे हरियल की तरह।
अब जब खुद चल के आए, make sure they don't go back alive. If they ambush me, just strengthen the guard on my